तो मेरे दिमाग में आया मेरे को स्कूटी लेनी है। मेरे को पता है कि एक नाम है, अच्छा नाम है, जिसकी गाड़ी में ले लूंगा और सेट हो जाऊंगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी के बारे में नहीं सोचा कि मैं वो ले लूंगा। जो आपको 1 साल में खर्चा लगता है पेट्रोल और सर्विस का, उतना हमारी स्कूटर को आपको 5 साल में खर्च करना पड़ेगा सर्विस और चार्जिंग मिला के। कई सारी कंपनीज तो थी जो चाइना से लेके आती थी, रीब्रांड करके इंडिया में बेचती थी। कौन सी कंपनी थी जो उस टाइम पे कर रही थी? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जो हमने स्टार्ट किया था तो कोई भी कंपनी रेंज के बारे में बात नहीं करती। रेंज एंग्जाइटी इज द रियल प्रॉब्लम। तो रेंज एंग्जाइटी सॉल्व करने के लिए हमारा पहला फोकस था कि 20 मिलियन की फंडिंग का आप क्या करोगे? मतलब हमारा मेजर फोकस है एक्सपैंड करना, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके जितने ज़्यादा सिटीज़ में हम जा सके, वो हमारा टारगेट है। और मेरे को आप खुश नहीं लग रहे हो इतना फंडिंग उठाने के बाद भी। तो ये कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो या फिर जो सब कर रहे हो आप ही कर रहे हो? नहीं, हमारे कई सारी चीज़ें हैं जो हमारा खुद का पेटेंट है। हम सबसे पहली कंपनी थे जिसने मोटर बनाना इन हाउस स्टार्ट किया था। हमने टाई अप किया IIT इंदौर से। EMS हमारा खुद का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे CPU होता है कंप्यूटर का। हमारी टीम का फोकस पहले दिन से रहा है कि R&D, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, और वो हमेशा रहेगा। सो श्रेष्ठ सर, वेलकम टू द फाउंडर्स ड्रीम क्लब। थैंक यू। क्या हाल है सर आपके? बढ़िया, आप कैसे? मैं बढ़िया सर। मतलब मेरा सबसे पहले सवाल आता है एक एंटरप्रेन्योर से कि आपका क्या ड्रीम होता है, क्या सपना है आपका लाइफ में? तो जैसे कि हमारी कंपनी का नाम सिंपल है, मेरा ड्रीम भी बहुत सिंपल है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके पहुँचाएँ। ना कि बस इंडिया में, बट अक्रॉस द वर्ल्ड जितने सारे लोगों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ आकर्षित कर पाएँ और उनको उनकी लाइफ में एक चेंज ला पाएँ, वो हमारा मेन मकसद है और मेरा सपना भी यही है। और उसके अलावा मेरा एक पर्सनल सपना भी है कि मैं जितने सारे नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, उनको जिस तरह से भी हेल्प कर सकूँ, वो मैं अपने एंड से करना चाहता हूँ। बट अभी तो आप खुद बिल्ड कर रहे हैं ना अपना ड्रीम, जी। तो दूसरों को कैसे आप हेल्प करेंगे? जो हमारी जर्नी है, जो हमने सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो अगर मैं पास ऑन कर सकूँ, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास ऐसा कोई नहीं था जो हमें बता सके कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें और नहीं करनी चाहिए। तो वो जो जर्नी में हमने सीखा है, दैट नॉलेज वो मैं चाहता हूँ कि मैं और लोगों को पास ऑन करूँ। हो सकता है उन लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारी जर्नी से और वो और बेटर करें। नहीं, ये तो सर बहुत अच्छी बात है कि मतलब अपन किसी को सिखाना चाहते हैं। बट जब एक फाउंडर, मेरे हिसाब से मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है, जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो पहले उसको खुद बिल्ड करने का सोचेंगे। मान लो अपन अपना सबका एस्पिरेशन आई थिंक एलन मस्क की होगा कि अपन सब उनको लुकआउट करते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर है ज़्यादातर, कि भैया क्यों वैसा बनना है। तो वो पहले चीज़ों को बिल्ड करेंगे या फिर लोगों को सिखाने पे ज़्यादा जोर देंगे? नहीं, देखिए, आप दोनों चीज़ें साथ-साथ कर सकते हो। आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है इन टर्म्स ऑफ जो हमारी कंपनी के गोल्स हैं, वो डेफ़िनिटली वो अचीव करना ही करना है, वो नॉन नेगोशिएबल्स हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई आता है अगर आपसे मदद माँगने के लिए, तो बिल्कुल आप उसको टाइम निकाल के जो भी आप उसकी मदद कर सकते हो, वो बिल्कुल करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मतलब अभी तक आपने कितने स्टार्टअप फाउंडरों को हेल्प किया है? मैंने जो भी मेरे पास आता है, मतलब मैंने एक कंपनी और है गुड़गाँव की, काफ़ी यंग लोग थे जो मतलब जिस एज में हमने स्टार्ट किया था उसी एज में उन्होंने भी स्टार्ट किया था। उनका नाम है इलेक्टबिट्स, तो उनकी भी हेल्प की है। उसके अलावा और भी अगर कोई मुझसे मिलता है, अगर कोई भी मेरे से सजेशन माँगता है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ जितनी मेरी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में उनकी हेल्प करूँ, विदाउट ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा, विदाउट कॉम्प्रोमाइज़िंग ऑन आवर एक्जिस्टिंग गोल्स। राइट। तो अभी आप क्या कर रहे हैं सिंपल के अंदर? मतलब थोड़ा आपकी कंपनी को एलाबोरेट करोगे तो मेरे को सवाल पूछने में मज़ा आएगा। जी, तो सिंपल एनर्जी जो है, वो हमने 2018 में सोचा था काम करने के बारे में। 2019 में हमने इनकॉर्पोरेट किया कंपनी को। तो हमारा गोल था कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और मेजरली टू व्हीलर्स को लोगों तक पहुँचाएँ। मतलब उस टाइम तक मेनस्ट्रीम नहीं था। कई सारी कंपनीज़ तो थी जो चाइना से लेके आती थी, रीब्रांड करके इंडिया में बेचती थी। बट रिलायबल प्रोडक्ट जो आप एक आईसी इंजन प्रोडक्ट को आप रिप्लेस कर सको, वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं था। तो हमारा गोल वो था और हमने जब स्टार्ट किया तो हमने सारी टेक्नोलॉजी, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो बैटरी पैक हो, चाहे वो बीएमएस हो, वो सब कुछ हमने इन हाउस बनाना स्टार्ट किया। और आज हम प्रोडक्शन में हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कृष्णगिरी में, और हमने कुछ 8 डीलरशिप्स आज जब हम बात कर रहे हैं 8 डीलरशिप्स हमारी लाइव हैं और हमारे कुछ 1500 स्कूटर्स ऑन रोड भी हैं। तो हमारा अब मेन गोल ये है कि हम स्केल अप करें और जितने डिलीवरीज़ दे सकें कस्टमर्स को और हमारे स्कूटर्स रोड पे हों, लोगों को उसका एक्सपीरियंस मिले जो हमने टाइम लगाया है 5 साढ़े 5 साल प्रोडक्ट को बिल्ड करने में और उसको मेक श्योर करने में कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, उस पे हमारा मेन फोकस है। अभी आपने एक बात बोली कि चाइना से सामान लाके देन उसको सेल करते हैं, तो कौन सी कंपनी थी जो उस टाइम पे ये कर रही थी? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कई सारी कंपनीज़ थी। अगर आप सर्च करोगे तो कई सारी कंपनीज़ के खिलाफ गवर्नमेंट की कुछ इंक्वायरीज़ भी चल रही हैं, कुछ के खिलाफ गवर्नमेंट ने पेनल्टीज़ भी डाली हैं। तो कई सारी ऐसी कंपनीज़ थी, जब आप देखोगे कुछ 500 कंपनीज़ थी रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम में। बट कई सारी कंपनीज़ हैं जो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं,
या जिन कस्टमर्स जिनका प्रोडक्ट लेके पछता रहे हैं क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट बहुत कम था, 50-60 हज़ार में भी उन्होंने स्कूटर्स दिए थे। बट अभी क्या है प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है मेक इन इंडिया पे, और कस्टमर को भी समझ में आ गया है कि रिलायबल प्रोडक्ट हो सकता है, अपफ्रंट थोड़ा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, बट इन द लॉन्ग रन वही आपके काम आता है। बट अभी भी कुछ चीज़ें जो आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो, उसको तो आपको बाहर से ही मंगानी पड़ेगी। जी, जैसे जैसे कि बैटरीज़ हो गई हाँ, हाँ, आपकी। नहीं बैटरीज़ में भी आप लिथियम आयन सेल होता है, जो हम बाहर से लाते हैं, उसके अलावा सब कुछ हम इंडिया में बनाते हैं। सेमीकंडक्टर्स और लिथियम आयन सेल ये 2 चीज़ें हैं जो इंडिया में भी कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीज़न्स। उसके अलावा बैटरी पैक असेंबली हो गया, हमारे प्लांट में होता है। सेल को आप कैसे जोड़ के उसको एक बैटरी पैक बनाते हो, राइट? उसके अलावा बीएमएस जो हो गया, बैटरी पैक की केसिंग हो गई, वो सारा सब कुछ हमने इंडिया में लोकलाइज़ सप्लाई चेन डेवलप कर लिया। तो आपने मतलब कैसे किया? आपने इसकी पढ़ाई करी थी क्या? मतलब कैसे आपने इस बिज़नेस बिल्ड किया? मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग में की थी, बट सिविल इंजीनियरिंग में, जो थोड़ा-सा अलग है, बट मेरा गोल जो था फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी था, वो सस्टेनेबिलिटी पे ही था। मतलब लो कॉस्ट सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, चाहे जो वो हाउसिंग में हो या एनर्जी स्टोरेज में हो। तो हमने जब प्रोडक्ट डेवलप करना स्टार्ट किया, हमारा फोकस यही था कि हमको जो एक्जिस्टिंग आईसी इंजन प्रोडक्ट्स हैं, उनका रिप्लेसमेंट देना है या समथिंग उनसे बेटर देना है। क्योंकि अगर आपके पास एक फ़ोन है, अगर आपको नया फ़ोन लेना है, तो आप उससे बेटर ही लोगे जो आपके पास है। आप समथिंग उससे नीचे का नहीं लोगे स्पेसिफ़िकेशन में। तो हमारा गोल वही था। तो हमने जब सोचा था कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, हमारा गोल था कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज देनी है एक चार्ज में, और आज हमारा प्रोडक्ट जो है वो 212 किलोमीटर की रेंज देता है एक बार में। सिर्फ़ एक यूएसपी से आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत स्केल हो जाएगा? नहीं, एक यूएसपी नहीं है, सिर्फ़ रेंज नहीं है, परफ़ॉर्मेंस हो गया, लुक्स हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, बूट स्पेस हो गया, ये सारी चीज़ों पे हमने काम किया। जब हमने कहा कि हमने सब कुछ डेवलप किया, मोटर हो, बैटरी पैक हो, बीएमएस हो, हर चीज़ हमने इसीलिए इन हाउस डेवलप किया कि आपको एक एडिशनल एडवांटेज दे सकें। कस्टमर को जो वैल्यू प्रोपोज़िशन है, वो वैल्यू प्रोपोज़िशन कस्टमर को अच्छा लगे, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था, तो कोई भी कंपनी रेंज के बारे में बात नहीं करती। रेंज एंग्ज़ायटी इज़ द रियल प्रॉब्लम, एज़ वी लाइक टू से। तो रेंज एंग्ज़ायटी सॉल्व करने के लिए हमारा पहला फ़ोकस था कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज देना है, और आपका कभी भी आप कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेने जाओगे, तो इट्स लाइक परफॉर्मेंस या फिर माइलेज। हमने दोनों को एक ही प्रोडक्ट में ब्लेंड करने की कोशिश की। जो हमारा सिंपल वन है, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, उसकी एक्सेलरेशन है 0 टू 40 इन 2.7 सेकंड्स, और टॉप स्पीड है 105 किलोमीटर पर आवर। उसके अलावा 212 किलोमीटर की रेंज होती है। तो आपको सब कुछ मिला के हम एक प्रोडक्ट में दे रहे हैं जिसका वैल्यू प्रोपोजिशन या यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको आप कहते हैं, वो किसी भी अदर प्रोडक्ट से ज़्यादा है। श्रेष्ठ सर, आपने तो ये बहुत टेक्निकल बात कर दी। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास स्कूटी नहीं है, मैंने कभी स्कूटी खरीदी भी नहीं लाइफ में। मैंने पहली बार स्कूटी खरीदी लाइफ में, फर्स्ट टाइम 10 ईयर में, जब से मैं कमाने लगा हूँ तब से लेकर आज तक। अब मेरे को लगा कि मेरे को स्कूटी की नीड है, क्योंकि सब्जी लानी है, बच्ची को घुमाना है, स्कूल आस-पास छोड़ना घुमाना है, है। स्कूल छोड़ना, छोटा-मोटा काम करने के लिए स्कूटी चाहिए ही चाहिए। आप बाइक पे नहीं कर सकते हो। एक मैरिड मैन तो, नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक पे ही जाएगा, कार में नहीं लेने जाएगा, या उसके नौकर-चाकर नहीं होंगे। जी। तो मेरे दिमाग में आया मेरे को स्कूटी लेनी है। मैं गया होंडा के शोरूम में, मेरे को एक ही नाम पता था। ना मैंने परफॉर्मेंस देखी, ना मैंने लुक्स देखे, ना आप जो ये बातें बोल रहे हो मैंने कुछ देखी है। मेरे दिमाग में एक बात थी, मेरे को पता है कि होंडा एक नाम है, अच्छा नाम है, जिसकी गाड़ी मैं ले लूँगा और सेट हो जाऊँगा। ना मैंने कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी के बारे में नहीं सोचा कि मैं वो लेऊँगा, और मैं ये लेके आ गया। तो एक कॉमन मैन, लेमैन आदमी जो है बिल्कुल वो ऐसे ही सोचता है, बट आप बहुत उसको टेक्निकली उसको सोचवाने पे मजबूर कर रहे हो, नहीं तो सोच। एक कॉमन मैन की बात करता हूँ, अगर आप डेली ऑफ़िस जाते हैं, अगर आप टू व्हीलर यूज़ करते हैं डेली ऑफ़िस जाने के या कॉलेज जाने के लिए, तो आप पेट्रोल पे कुछ नहीं तो दिन का ₹100 खर्च करते होंगे, राइट? महीने का आपका हो गया कुछ ₹2500। वहीं जब एक ऐसा आदमी जो डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर रहा है उस प्रोडक्ट को, वो देखता है कि मैं इसको और कैसे कम कर सकता हूँ। अगर किसी की लेट्स से 50,000 1,00,000 सैलरी है, और अगर उसके महीने के ₹3000 सिर्फ़ इसी में चले जा रहे हैं कि मुझे पेट्रोल का देना है, उसके अलावा सर्विस का देना है, तो वो चाहता है कि उसको मैं और कैसे कम कर लूँ। तो उसी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जितना भी आप देखेंगे, आप डिमांड जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो मेजरली प्राइस ड्रिवन है। एनवायरमेंटल जो उसके बेनिफिट्स हैं वो सेकेंडरी आते हैं लोगों के मन में। पहला होता है कि मैं कितना कॉस्ट कम कर लूँ। जहाँ की हमारी टीम ने कंपैरिज़न किया था, अगर किसी भी स्कूटर का नाम लिए बिना आईसी इंजन में जो आपको 1 साल में खर्चा लगता है पेट्रोल और सर्विस का, उतना हमारी स्कूटर को आपको 5 साल में खर्च करना पड़ेगा सर्विस और चार्जिंग मिला के। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं कि 1:5 का डिफरेंस है। तो वो कॉस्ट आप बचाते हो और उसको आप कहीं और यूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स अदर इन्वेस्टमेंट्स हो गए, या हो सकता है कोई पार्टी करना चाहे, या कोई अगर स्टूडेंट है तो हो सकता है उसकी पॉकेट मनी बढ़ जाए। वो सारी चीज़ें आपको एक बेनिफिट मिलती हैं। पर अगर ऐसी ही बात है तो सब पूरे इंडिया में सब लोगों को इस पे चला जाना चाहिए तुरंत के तुरंत। नहीं, बिल्कुल ग इट्स ऑल्सो एक चीज़ और है कि मतलब जो मैं ऐड करूँगा
कि जो कस्टमर्स हैं उनको अभी तक जो मैंने कहा कि चाइना से लोग प्रोडक्ट लाते थे और यहाँ डंप करते थे, उसकी वजह से कस्टमर के मन में थोड़ा-सा हेजिटेंसी है कि पहले उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है कि आपने स्कूटी खरीदी आपने कॉस्ट बचाने के लिए, फिर उसके बाद 6 दिन तक शोरूम में थी। क्यों? क्योंकि उस मैन्युफैक्चरर को भी नहीं पता है कि उसके अंदर है क्या और कैसे उसको रिपेयर करना है। तो जो पैसे आप बचा रहे थे, वो अगर 6 दिन तक आपने सर्विस सेंटर में रखी हुई है गाड़ी और आपने 6 दिन में वो ऑलमोस्ट ऑटो का या कैब का या बस का वो कितना खर्च कर दिया, तो वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ जो है वो अभी जो इस टाइम पे ईवी का खरीदने का अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो वो एक ऑल्सो मतलब एक फैक्टर होता है जो लोगों के मन में थोड़ा-सा हेजिटेंसी क्रिएट करता है। बट वी सी कि 2020 से लेके 2024 तक ऑलमोस्ट 4 या 5 गुना हो गई है इंडस्ट्री। और जब से रिलायबल प्लेयर्स इस पे फोकस करना स्टार्ट किया, आप देखोगे मंथ ऑन मंथ इंडस्ट्री ग्रो ही कर रही है। जैसे-जैसे ये चाइनीज़ प्लेयर्स और ये जो प्रोडक्ट्स थे जो रिलायबल नहीं थे वो बाहर जा रहे हैं, तो अब इंडस्ट्री धीरे-धीरे ग्रो कर रही है। ऑफ कोर्स क्योंकि अभी तक फोकस सबका साउथ और वेस्ट था, यहाँ पे पेनिट्रेशन ज़्यादा है। बट आई थिंक अब नॉर्थ और ईस्ट और बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी कंपनीज़ फोकस कर रही है और सेल्स बढ़ रही है। चलो अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले मैं ईवी का मार्केट समझता हूँ कि ईवी का मार्केट कितना बड़ा है कंपेयर टू नॉर्मल पेट्रोल गाड़ीज़। जी, अगर मैं टू व्हीलर की बात करूँ टू व्हीलर का जो पेट्रोल का मार्केट है, वो साल का 2 करोड़ गाड़ियों का है और अभी जो आईसी का और जो ईवी का मार्केट है, वो कुछ 5% है उसका। 2020 में जब हमने स्टार्ट किया था, जब कोविड जस्ट खत्म हुआ था, वो कुछ 1% से भी कम था। जब आप देखोगे 4 साल में, वो 4 गुना हो गया है मार्केट। ऑफ कोर्स 2 करोड़ के मुकाबले में वो नंबर छोटा लगता है क्योंकि अभी 2 करोड़ बहुत बड़ा बेस है। बट अगर कोई मार्केट 4 साल में 4 गुना हो रहा है, तो वो ऑफ कोर्स मार्केट ग्रो कर रहा है और एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर रहा है। और जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, जैसे आपने जो पहला फ़ोन अगर आप खरीदा होगा, तो उसमें जो फीचर्स होंगे वर्सेस आज के फ़ोन में उस प्राइस में जो फीचर मिलते हैं, उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर है। क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, प्राइस थोड़ा रैशनलाइज़ हुआ और अफोर्डेबल बना। तो सिमिलरली हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ भी सेम हो रहा है। हमने जो पहला प्रोटोटाइप बनाया था उसका कॉस्ट वर्सेस आज जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका कॉस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया में जैसे सेल अगर लिथियम आयन सेल इंडिया में बनने लगा, सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनने लगे, तो कॉस्ट और अफोर्डेबल बनेगा और एक टाइम पे आईसी इंजन और ईवी का अपफ्रंट कॉस्ट भी बराबर हो जाएगा। तब आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स सेल जो है आपका ईवी का वो आईसी से ज़्यादा होगा। होने लग जाएगा। जी। आई श्योर अबाउट दैट। I am sure about it, the government is sure about it and the industry is also sure about it. हाँ, मतलब टाइम के बारे में कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो जाएगा, ईवी का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा। पेट्रोल का कंजम्पशन देखिए हर चीज़ का एक स्पेसिफिक यूज़ केस है। जो इंट्रा सिटी कम्यूट है मतलब शहर के अंदर जो कम्यूट है, जो डेली ऑफ़िस जाना हो गया, कॉलेज जाना हो गया, सामान लेने जाना हो गया, उस पे ईवी का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आपको ऑफ़िस जाना है, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि अगर आपको ऑफ़िस जाना है, तो आप उस कॉस्ट को बचा सकते हो। हाँ, अभी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ईवीज़ उतने सूटेबल नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं है, सो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट कस्टमर्स जो है वो प्रेफ़र करते हैं आईसी को ओवर ईवीज़ बिकॉज़ लॉन्ग चार्जिंग टाइम एंड ऑल ऑफ दैट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी एक वायबल सॉल्यूशन बन के आएगा। गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, इनफैक्ट आज ही मैं एक इवेंट में था जहाँ पे गवर्नमेंट नेशनल हाइवेज़ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, जो आपके लिए स्पेसिफिक कॉरिडोर्स बनेंगे। सागरमाला और भारतमाला के जो भारत सरकार को जो प्रोजेक्ट है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है। चार्जिंग जैसे आपका स्टेशन बनाए जा रहे हैं, कहीं 50-60 चार्जर लगा देंगे, वहाँ आपके कई सारे फैसिलिटीज़ होंगे, रेस्टोरेंट्स हो गया, बैंक्स हो गए और भी कई सारी फैसिलिटीज़ होंगी। तो उससे आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। अच्छा चलो थोड़ा वापस बैक चलते हैं। ये आपको ये आइडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही क्यों आया? आपको किसी को सपोर्ट था क्या? मतलब फैमिली में पता था किसी को यही करना है हमको? नहीं, जब और दो 6 साल में शायद अभी तक, राइट? 6 साल हो गए हाँ। हैं, जी। तो 2018 में मेरे जो को-फाउंडर हैं सुहास राजकुमार, उनका बेसिकली ये आइडिया था। उनको वो आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, डिज़ाइन बैकग्राउंड से। बट उनका जो पैशन है, जो प्यार है ऑटोमोबाइल्स के प्रति, उसने उनको इंस्पायर किया कि हाँ, वी विल क्रिएट समथिंग इन द ऑटोमोटिव स्पेस। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझसे एक्चुअली जब बात की, हम दोनों एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे और इंस्टाग्राम पे मिले थे। सबसे अलग तरीका होता है किसी भी बिज़नेस पार्टनर या को-फाउंडर से मिलने का। लोग तो तो प्यार में मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, हाँ, आप बिज़नेस के लिए मिल। हम बिज़नेस के लिए मिले थे। तो उन्होंने जब बताया कि हम ये करने का ये मेरा ये प्लान है, तो मैं भी बस 2017 में मेरा कॉलेज खत्म। इंस्टाग्राम पे बताया क्या? इंस्टाग्राम पे ही पहली बार बताया मैसेज था। किया? जी, इंस्टाग्राम। तो एक्चुअली में एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू ही मिले थे हम लोग। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये बताया, मैंने कहा ठीक है, व्हाट्सऐप पे बात करते हैं। तो सॉरी।
तो जब हमने बात करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये आइडिया है मेरा और ये है मेरे पास, ये मेरा प्लान है, ये करते हैं। तो मेरे पास भी कुछ इंटर्नशिप्स और इधर-उधर की जॉब से थोड़े बहुत पैसे थे, कुछ उसके पास सेविंग्स थे और हम दोनों ने मिलके ये कंपनी स्टार्ट की। कितने पैसे से स्टार्ट? उस टाइम पे कुछ 2.5 लाख नहीं सॉरी 3.5 लाख के करीब हमने पैसे डाले थे, दोनों ने मिला के? दोनों ने मिला के। उसके बाद फिर हमारे जो तीसरे को-फाउंडर हैं अंकित गुप्ता, वो अ, हम लोग को हेल्प करते थे फंड रेज़ में। मतलब उनका बैंकिंग का बैकग्राउंड है, वो हम दोनों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको हम थोड़ा सीनियर सिटीज़न कहते हैं हमारी कंपनी में, मज़ाक करते हैं उनके साथ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा करते हैं क्योंकि फाइनेंस का नॉलेज हम दोनों को नहीं था। हम दोनों को क्या था कि टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट क्या बनाना है। तो उनको हमने प्रपोज़ किया कि आप क्यों नहीं फुल टाइम आ जाते? वो शादीशुदा थे, उनके पास ऑफ कोर्स ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ थी, एक छोटी छोटी बेटी थी, बट स्टिल उन्होंने वो अपॉर्च्युनिटी को समझा और उस एक्सपीरियंस को मतलब जो उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थी उसको थोड़ा-सा पीछे रख के उन्होंने इस थोड़ा-सा प्रॉब्लम को समझा और वो हमारे साथ आए। और उसके बाद हमारी टीम थी कुछ उस टाइम पे 6 लोगों की, हमारे सब फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं, वो सब कॉलेज से निकले थे, किसी को 6 महीने का एक्सपीरियंस था, साल भर का था और सब अपने घर से दूर बैंगलोर में रह रहे थे। पीजी में रह रहे थे क्योंकि जॉब नहीं थी तो घर से रेंट दे रहे थे और सबके ऊपर एजुकेशन लोन था। तो मैं कहता हूँ कि हम बहुत लकी थे कि हमको वो टीम मेंबर्स मिले और उन्होंने हमको सपोर्ट किया और हम यहाँ तक पहुँच पाए। क्योंकि हम 2 लोग या हम 3 लोग कुछ नहीं कर पाते अगर वो लोग नहीं होते तो। तो उनका जो योगदान है वो हो सकता है मैं यहाँ पे बैठा हूँ एज़ अ को-फाउंडर बट जो मेरे पीछे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमें सपोर्ट किया, जिस वज़ह से हम यहाँ पहुँचे हैं, वो किसी भी शब्द में कहा नहीं जा सकता मतलब उसको एक्सप्रेस करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे हम लोगों ने मिलके एक स्टार्ट किया, पहला हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया। तो उस टाइम पे लोग क्या कहते थे कि ये म्यूज़ियम प्रोडक्ट है, किसी को ज़रूरत नहीं है रेंज की, अरे 50 किलोमीटर दिन में एक टू व्हीलर 40 किलोमीटर चलती है तो 50 किलोमीटर बहुत है। बट हमने कहा कि नहीं 50 किलोमीटर चलती है बट इन अ सिटी लाइक बैंगलोर अगर मुझे एयरपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना है तो मैं चला तो जाऊँगा, बट मैं क्या मैं वापस आ पाऊँगा बिना चार्ज के और चार्ज करने के लिए 6-8 घंटे जो भी लगेंगे। तो कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये तो म्यूज़ियम प्रोडक्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑल ऑफ दैट। बट फिर हमने जब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया और हमने प्रोटोटाइप को टेस्ट किया और हमें नंबर मिले जो हमारा जो ड्रीम था, तो हम बोला कि हाँ, वी कैन डू समथिंग। तब तक हमने कंपनी रजिस्टर कर ली थी और हम आ गए थे यहाँ पे बैंगलोर पे। हमने फुल फ्लेजेड कोविड के बाद सब आ गए थे और काम फुल फ्लेजेड चालू कर दिया था। फिर जब हमने प्रोडक्ट बना लिया, फिर वी मेट आवर इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहला हमको 3.9 करोड़ का सॉरी 3.6 प्लस 6.7 करोड़ हमने पहला रेज़ किया था। कैसे रेज़ किया? कहाँ से रेज़ किया? हमने जब पहला प्रोडक्ट बनाया था प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का तो कई सारे मीडिया हाउसेस ने हमारे बारे में छापा था कि हाँ, ये कंपनी है बैंगलोर की, ये बना रहे हैं, इनका ये गोल है। तो हमारे जो पहले इन्वेस्टर थे उन्होंने हमको लिंक्डइन पे रीच आउट किया था। मुझे आज भी याद है 30 जुलाई 2020 उन्होंने जब लिंक्डइन पे मैसेज किया था और मैंने सुबह 10 बजे करीब उनको कॉल किया था। तो वो फिर अगस्त में आए थे और अगस्त 15th को उन्होंने हमको अपना पहला चेक दिया था 2020 में। दे दिया, आते ही दे दिया, कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं मतलब 30 जुलाई से 15 अगस्त तक उन्होंने सारे जो उनके डाउट्स थे, जो क्वेश्चंस थे वो देखा और मतलब कुछ 100 स्क्वायर फीट का कमरा था जिसमें हम 6-7 लोग बैठ के काम करते थे। उन्होंने उस टाइम पे एक 6-7 लोगों के ग्रुप को मतलब जो कॉलेज से निकले थे, 22-23 साल के सब लड़के थे, उनको उन्होंने बिलीव करके वो पहला चेक दिया। उसके बाद हमने एक छोटा-सा ऑफ़िस लिया जहाँ पे हम छोटी प्रोटोटाइपिंग करते थे और हमने पहला प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुअलाइज़ करना स्टार्ट किया जिसको हम मार्क 2 कहते थे। हमारा पहला प्रोटोटाइप मार्क 1 था, दूसरा मार्क 2 था। उस पे काम करना स्टार्ट किया और धीरे-धीरे करते आज हम यहाँ पे हैं। तो आपने तो जॉब करी नहीं? जॉब हाँ, ऑफ़िशियली जॉब नहीं करी बट ऐसे मैंने कई सारे साइड जॉब्स किए हैं जिसमें मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब किया है और कुछ टाइम के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया है। तो जस्ट बिकॉज़ कि पॉकेट मनी चाहिए होती थी उस टाइम पैसे कमाने होते तो थोड़ा बहुत तो आपको लगता है कि जॉब करना चाहिए, एक फाउंडर को जॉब करना चाहिए, फिर कुछ काम करना चाहिए या नहीं? या सिर्फ़ पैसे से ही सब काम हो जाता है? नहीं, देखिए पैसा हो सकता है आपकी 100 में से 99 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका हो, बट उन 99 प्रॉब्लम्स को आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा और एक प्रॉब्लम जो है वो पैसे से सॉल्व नहीं होगी। उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके लिए आपको सही लोग होने चाहिए आपके साथ जो आपकी टीम होगी। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए आप अचीव क्या करना चाहते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसा ऑफ कोर्स आपको हेल्प बहुत सारी जगहों पे करता है कि अगर आपको कुछ लेट्स से बनाना है, प्रोक्योर करना है तो आप उस पैसे से कर सकते हो। बट क्या बनाना है, कितना सही है, कितना गलत है, कितना कमर्शियली वायबल है कि नहीं, वो आपको खुद अपने स्किल सेट, अपनी टीम से ही पता लगेगा। पर मेरे को आप खुश नहीं लग रहे हो इतना फंडिंग उठाने के बाद भी। देखिए, खुशी जो है वो प्रोडक्ट को रोड पे देखने की ज़्यादा होती है।
फंडिंग तो एक स्टेज होता है, ऑफ कोर्स हमारे इन्वेस्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, उनके बिना शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। बट फंडिंग के साथ-साथ प्रोडक्ट जब रोड पे आप देखते हो ना, तो लगता है कि हाँ, इसको हमने स्क्रैच से बनाया है, इसको हमने किस जगह से लेके और किस जगह तक लेके आए हैं। और हमने हर कोई जिसने कंट्रीब्यूट किया सिंपल की जर्नी में, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हों, इंटर्न्स हों, ऑफ़िस के अलग लोग हों जो नॉन टेक्निकल साइड पे भी काम करते हैं, इन्वेस्टर्स हों, हर कोई देख के खुशी होता है। बस जब प्रोडक्ट देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अभी जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, ठीक है, और बड़े-बड़े जायंट भी हैं, मैं नाम ही लेता हूँ, भावेश अग्रवाल जी की कंपनी है और इतना बड़ा उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक बना दिया और बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन कर दिया, बहुत गाड़ियाँ भी सेल कर दी और जितनी रैपिडली उन्होंने सेल करी है, उतना कस्टमर सपोर्ट नहीं दे पाए। अब कस्टमर सपोर्ट नहीं दे पाए तो गाड़ियाँ ब्लास्ट हो रही है, कोई जला रहा है, कोई क्या वीडियो आ रहा है, कभी क्या वीडियो आ रहा है। अब उसमें एक जो कस्टमर है, जो खरीदने वाला है, उस वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद भी रहा होगा तो भी मना कर देगा कि मैं नहीं खरीदना चाहता बिकॉज़ इतनी प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। तो कहीं न कहीं जो नए प्लेयर आ रहे हैं, उनको तो इम्पैक्ट पहुँच ही रहा है ना। नहीं देखिए, ऑफ कोर्स उन्होंने जो बनाया है उसके लिए उनको बहुत सारी बधाइयाँ। और हाँ, ऑफ कोर्स हर कंपनी के अपने चैलेंजेस होते हैं और उनके भी हैं। बट आई थिंक उनकी टीम भी काम कर रही होगी इसको सॉल्व करने की ओर। और कस्टमर्स, हाँ, उनको कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट आई थिंक वो भी काम कर रहा है और हर कोई इंडस्ट्री में चाहता है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, कोई नहीं चाहता कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो। हाँ, बट तरीके हो सकता है इधर-उधर हो सकते हैं किसी के जिसकी वजह से कस्टमर्स को प्रॉब्लम हुई। बट कस्टमर को भी पता है कि क्या प्रोडक्ट चूज़ करना है, कस्टमर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आता है जब भी कुछ खरीदने आता है। आज का कस्टमर अगर कोई कहे कि नहीं सिर्फ़ डिस्काउंट से अगर कोई प्रोडक्ट बिक जाता है, नहीं, कस्टमर रिसर्च करके आता है। और आज के टाइम में हमारे प्रोडक्ट में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, जो हमारा स्पेसिफ़िक हम बात कर सकते हैं कि हम मेक श्योर करते हैं कि एक्सपीरियंस और सेफ्टी, ये 2 चीज़ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए कस्टमर के साथ। क्योंकि आप एक मशीन की बात कर रहे हो जो हो सकता है 100 किलोमीटर की स्पीड पे भी कोई आदमी चला रहा होगा, तो आपको मेक श्योर करना है कि इट इज़ प्रॉपर्ली टेस्टेड, वैलिडेटेड बिफोर पुटिंग इट ऑन टू द ग्राउंड। तो हमारी टेस्टिंग वैलिडेशन टीम है, उसको अलग-अलग कंडीशंस में, क्योंकि इंडिया में टेम्परेचर -5 टू 50 डिग्री सेल्सियस भी होगा। हो सकता है 2, 3, 4 लोग भी बैठेंगे उस प्रोडक्ट पे, बट गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं बैठना और मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। बट वो प्रैक्टिकल यूज़ केसेस जो होगा ऑन रोड पे और वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप वो प्रोडक्ट रोड पे रख सकते हो। हमने मेक श्योर किया है कि हमने सारी कंडीशंस को टेस्ट किया है और कस्टमर्स को ऐसा प्रोडक्ट दिया है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने उनकी जो वो प्रोडक्ट है, मतलब उनके इंजीनियर ने टेस्ट नहीं किया है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल कहना नहीं चाह रहा हूँ। बस उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया था, बाहर की कंपनी थी जिसको एक्वायर किया था और इंडिया में प्रोडक्ट लेके आए। बट हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। अब उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्ट को उनको ग्राउंड पे लेके आना था, कस्टमर को देना था। हो सकता है उस वजह से कुछ चीज़ों में मिस आउट हो गया हो। बट आई एम श्योर कि वो भी चाहते होंगे कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और कस्टमर्स को एक्सपीरियंस बेटर दिया जाए। बट हमने मेक श्योर किया, हमारे कई डिलेज़ हुए हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स भी हमसे नाराज़ थे। और बट अब कस्टमर के माइंडसेट क्या होता है कि अगर उसने प्रोडक्ट देखा है, अगर उसने प्री बुक किया है, तो उसको अगले दिन वो प्रोडक्ट अपने पास चाहिए होता है। और उनकी डिमांड भी जायज़ है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत बोल रहे हैं वो। बट कुछ चीज़ों में टाइम लगता है और स्पेसिफिकली हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में आपको टेस्ट वैलिडेट करके ही आपको वो देना है। और हमारे पास बिकॉज़ वी वर यंग गाइज़, जस्ट कॉलेज से निकले थे और हम रिस्क ले नहीं सकते थे कि अगर कोई भी एक इश्यू होगा। तो हमने वो मेक श्योर किया कि प्रोडक्ट जो भी है वो 100% हमारे एंड से क्लियर हो, जो भी टेस्ट कंडीशन है वो हम करें और फिर हम कस्टमर्स को डिलीवर करें। और बीच में कई सारे, एक चीज़ और सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगा, कई सारे नॉर्म्स भी चेंज हुए, बैटरी रेगुलेशंस जो थे, नए रिवीजन आए, गवर्नमेंट ने नए पूरा टेस्टिंग के क्राइटेरिया ही चेंज कर दिए, उसकी वजह से थोड़ा और डिले हुआ था। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसीज़ आती है कि आपको ये चेक मार्क करना है? जी, जी, गवर्नमेंट की एंड से पूरा होमोलोगेशन प्रोसेस होता है, जो आपको अलाउ करता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट अब बेचा जा सकता है। तो कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे आपका रेंज का टेस्ट हो गया, सेफ्टी के कई सारे टेस्ट हो गए, बैटरी के लिए थर्मल रनअवे का टेस्ट हुआ है। अभी नया गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया उसको एआईएस 156 रिवीजन 3 कहते हैं, रिवीजन 2 कहते हैं। तो वो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। तो गवर्नमेंट भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एज़ आई सेड कि वो इंडस्ट्री ही बहुत नई इवॉल्व हुई है, तो गवर्नमेंट भी उसकी तरह उसके लिए रेगुलेशंस बना रही है, चार्जिंग के लिए हो गया, फिर उसके बाद यूसेज के लिए हो गया, कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी काम कर रही है। और जैसे-जैसे नंबर्स ग्रो करेंगे और कई नए सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, तो और सारी चीज़ें इवॉल्व होंगी। और अभी भावेश अग्रवाल जी, एक कंट्रोवर्सी और चल रही है कि किसी ने कमेंट किया और उन्होंने वापस उस पे कमेंट कर दिया तो प्राइस डाउन हो गए तुरंत। तो क्या ये करना सही था या नहीं था किसी हद तक? अब इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि
अब पर्सनली अब उनके जो डिसीजन है वो उसके लिए वही आंसर कर सकते हैं। बट ठीक है, आई थिंक शेयर मार्केट सिर्फ किसी के कमेंट करने से या बाकी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता। इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट अफेक्ट द प्राइस ऑफ अ शेयर। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट ही कैन प्रॉब्ली आंसर बेटर। अभी अभी आपकी कितनी गाड़ियाँ मतलब ऑन रोड है? हमारी कुछ 1500 गाड़ियाँ ऑन रोड है। ओनली 1500? जी। ओनली 1500 क्यों है? क्योंकि हमने पहला जो प्रोजेक्ट हमने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, इस साल से हमने स्केल अप करना स्टार्ट किया है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी 8 डीलरशिप्स लाइव हैं। तो हर डीलरशिप पे कुछ 60 से 70 गाड़ियाँ, 100 गाड़ियाँ हर महीने जा रही हैं और जो कस्टमर्स ले भी रहे हैं। मतलब डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 80,000 प्री बुकिंग्स थी। तो अब हम जैसे-जैसे अलग-अलग सिटीज़ में जाते जा रहे हैं, हम वहाँ एक्सपैंड करते जा रहे हैं और वहाँ पे मेक श्योर कर रहे हैं कि स सेल्स के साथ-साथ सर्विस भी हो। मतलब कि अगर जैसे कि आप अ, अगर आप कस्टमर हो, तो आपको चाहिए कि एक जगह पे जहाँ अगर आपको गाड़ी की कोई प्रॉब्लम है तो आप ले जाके सर्विस करा सको। तो ये हमें मेक श्योर करना है कि सेल्स के साथ-साथ आफ्टर सेल्स भी उतनी ही मज़बूत हो कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और टर्न अराउंड टाइम जितना कम से कम हो सके। तो 20 मिलियन की फंडिंग का आप क्या करते हो? मतलब क्या करोगे मतलब? हमारा मेजर फ़ोकस है एक्सपैंड करना प्रोडक्ट को, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके जितने ज़्यादा सिटीज़ में हम जा सके, वो हमारा तो ऐसा तो टारगेट। नहीं होगा आपने वहाँ पे रखा दिया और लोग खरीदने लग गए? अ, नहीं, देखिए हमारा प्लान जो है कि हमने जैसे कहा कि डीलरशिप हमने खोली हैं, तो वहाँ पे सेल्स के साथ-साथ सर्विस सेंटर है, क्योंकि हमारे पास प्री बुकिंग ऑलरेडी है। तो सबसे पहले उनको रीच आउट करते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट रेडी है और आप आके कलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा उसमें से अच्छा खासा कन्वर्जन हो रहा है। आई थिंक 40 से 50% कन्वर्जन हमारी प्री बुकिंग से ऑलरेडी हो रहा है। और ये प्री बुकिंग कैसे आया? मतलब लोगों को कैसे पता चला? तो हमने 2021 में अपना प्रोडक्ट शोकेस किया था। तो यूट्यूब के थ्रू लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को देखा और उन्होंने पसंद किया और हमारी वेबसाइट के थ्रू लोगों ने प्री बुक किया था। हुँ। तो कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं किया आपने, कोई नहीं, मार्केट? हमारा कोई भी मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं था। अब हम धीरे-धीरे मार्केटिंग टीम बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब सेल्स बढ़ानी है और अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जाना है, देश के अलग-अलग हिस्सों में जाना है। तो हमारा वो अब मार्केटिंग पे हम स्पेंड स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स ने भी कहा है कि तुम लोग मार्केटिंग, तुम्हारा बजट ज़ीरो रहता है, तो अब हम उसकी तरफ थोड़ा-सा मार्केटिंग बजट ज़ीरो देते हैं वो लोग। हम लोगों ने बनाया था। हम लोगों की क्योंकि मार्केटिंग टीम भी नहीं थी। अब हमने मार्केटिंग टीम एक हायर की है और सारी चीज़ों पे तो काम सारा कर रहे हैं। बजट क्या प्रोडक्शन में जा रहा है? प्रोडक्शन अभी तक प्रोडक्शन में जा रहा था कि हमारा फ़ोकस था प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक गाड़ी बनने में कितना पैसा लगता है? एक गाड़ी बनने में मतलब वो अलग-अलग स्केल पे होता है। अगर मैं एक सिंगल बनाना चाहूँगा तो हो सकता है मुझे 4 लाख रुपए की भी पड़े, अगर क्योंकि अलग-अलग पार्ट्स, प्लास्टिक पार्ट्स 3D प्रिंट कराने पड़ेंगे या जो भी कराने पड़े। वो मास पे अलग जितना-जितना नंबर बढ़ता जाता है उस हिसाब से प्राइसिंग बढ़ती जाती उस है। हिसाब से हाँ, ऑटोमेटिकली मतलब प्राइस बढ़। प्राइसिंग कम होती जाती है। जी। तो इसमें आपने सस्टेनेबिलिटी की एक बात करी है। क्या प्रोडक्ट है सस्टेनेबल का? हमारा जो बैटरी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो लोगों के मन में है कि बैटरी 5 साल बाद क्या होगा इसका। तो हमारा जो प्लान है कि हम इन बैटरी पैक्स को एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में यूज़ करेंगे जब ये स्कूटर से हटा दी जाएँगी। लेट्स से अगर आप एक स्कूटर चला रहे हो, 5 साल बाद हो सकता है आपको 70% कैपेसिटी बचती है। अगर 4 किलोवाट की बैटरी है, तो आपका 2.8 या 3 किलोवाट के आसपास बचती है। ऐसा नहीं होता, लोगों के मन में पहले ये भी है कि 5 साल बाद तो बैटरी बदलनी पड़ती है। बदलनी नहीं पड़ती है, जैसे आपका इंजन भी होता है कि जो आपकी नई गाड़ी एवरेज देती है, वो 5 साल बाद वो सेम एवरेज नहीं देती है, वो एवरेज कम हो जाता है। सिमिलरली यहाँ जो आपको अभी रेंज मिलेगी वो 5 साल बाद कम हो जाएगी। उस बैटरी पैक को हम रिसाइकिल करके या रीयूज़ करके, रीपर्पज़ करके कस्टमर्स को दे सकते हैं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जैसे आपके घर में यूपीएस होता है, इन्वर्टर होता है, उसके साथ कनेक्ट करके आप एनर्जी स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। तो उससे बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, लिथियम आयन बैटरी जो आपके ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी है उसके कंपैरिज़न में छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ओके। तो आप उसको एनर्जी स्टोरेज में भी यूज़ कर सकते हो। प्लस उसको स्टैक करके हमारा एक्चुअली एक प्लान है कि हम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स पे भी काम करना चाहते हैं। तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में क्या होगा, सोलर एनर्जी को आप स्टोर करके रात में यूज़ कर सकते हो, फैक्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में, ऑफ़िसेज़ में, घर में। तो आपका क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप ज़्यादा मूव कर रहे हो, ट्रेडिशनल कोल जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे। अच्छा मुझे बताओ, जब आप बहुत सारा फंडिंग उठा लेते हो, पैसा उठा लेते हो, तो लाइफ चेंज हो जाती है क्या उससे? नई तो ऐसा लगता है, मुझे तो देख के ऐसा लगता है। नए सेट ऑफ चैलेंजेस आने लगते हैं। बस जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले कि ये गेम की तरह है। आपने एक लेवल क्रॉस किया, दूसरे लेवल पे पहुँचे, दूसरे लेवल पे दूसरे लेवल के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं। तीसरे लेवल पे तीसरे लेवल के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं। तो वो नए-नए इवॉल्व होती रहती है प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस जो हैं, और आपको वो सॉल्व करते जाना, देन ओनली यू विल ग्रो एज़ अ कंपनी। अच्छा, इतना पैसा आने के बाद में को-फाउंडर की सैलरी कौन डिसाइड करता है? बोर्ड डिसाइड करता है ऑफ कोर्स। बोर्ड में कौन-कौन लोग होते हैं? बोर्ड में हम हैं और हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम एक प्रपोज़ करते हैं,
अगर उनको वो सही लगता है देन दे अलाउ, अदरवाइज दे कम बैक कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए, एंड वी आर ओके विद इट। हमारा गोल जो है कि प्रोडक्ट जब आगे बढ़ेगा या कंपनी आगे बढ़ेगी तो हमारी सैलरी भी आगे बढ़ेगी, या जो हमारे पास स्टेक्स है तभी आगे बढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें तो बाद में आती है, पहला फोकस है कि प्रोडक्ट और कंपनी ग्रो करनी चाहिए। कंप्लीटली फोकस पे रहता है ना कि खुद पैसे लेने पे। नहीं, मैं आज भी 1 बीएचके में रहता हूँ, खुद कपड़े धोता हूँ, खुद बर्तन धोता हूँ, खुद खाना बनाता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप को-फाउंडर हो या आप स्टार्टअप करो तो आपको एडिशनल कुछ बेनिफिट्स मिलता तो है। आपको क्या लगता है, मतलब फंडिंग कंपनी ज़्यादा अच्छी होती है, बूटस्ट्रैप कंपनी ज़्यादा अच्छी होती है? दोनों के अपने-अपने मतलब प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर नहीं जब फिर भी मतलब लेमैन में नहीं सटीक बात करते हैं, ये अच्छी होती है, ये खराब होती है। नहीं मतलब ये तो मतलब यही हुआ कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल दोनों होते हैं, राइट? तो आप जो देखना चाहो उस पे अगर आपको हो सकता है, मतलब किसी को हो सकता है कि बूटस्ट्रैप कंपनीज़ जो ट्रेडिशनल बिज़नेस होते हैं उनका फ़ोकस होता है कि हम बूटस्ट्रैप्ड ही रखें रादर दैन गोइंग टू रेज़ इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि वो डाइल्यूट नहीं करना चाहते। बट एज़ अ स्टार्टअप व्हाट वी हैव रियलाइज़्ड कि डाइल्यूट करने से आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। जो आपके इन्वेस्टर्स आते हैं वो आपसे कभी-कभी थोड़े अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भी पूछते हैं और अपना एक नज़रिया देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारी इस महीने सेल्स 1 करोड़ रुपए है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर अगले महीने मेरी 90 लाख रुपए, तो इन्वेस्टर मेरे यहाँ से आके पूछ सकते हैं कि 90 लाख रुपए क्यों हुई, 1 का 1.5 क्यों नहीं हुई? अब वो हो सकता है मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील कराए, बट एट द सेम टाइम वो मुझे मोटिवेट करेगी कि वो 1 से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ में कैसे लेके जाऊँ। और वो हो सकता है मेरा एक तरीका नज़रिया हो बिज़नेस को देखने का, कस्टमर को देखने का, वो एक दूसरा नज़रिया लेके आते हैं, बताते हैं कि नहीं हो सकता है कस्टमर को आप ये दोगे तो उससे बेटर कस्टमर फ़ील करेगा या कस्टमर आपकी तरफ और आकर्षित होगा और आपकी तरफ आएगा, राइट? तो वो भी एक नज़रिया होता है जो इन्वेस्टर्स लेके आते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प भी मिलती है। अभी बिगेस्ट इन्वेस्टर कौन है और वो आपको कैसे मिले? तो हमारे जो बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं डॉक्टर वेलुमनी हैं थायरोकेयर के, और हमको वो मिले थे एक इवेंट के थ्रू और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। मतलब ही इज़ आई वुड से ब्लेसिंग कि हमारे इन्वेस्टर हैं, और इनफैक्ट वो नहीं, सारे इन्वेस्टर जितने भी हैं हमारे, चाहे वो मनीष भारती हों, डॉक्टर मिस्टर रघुनाथ सुब्रमण्यम हों, और कई सारे लोग हैं। सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट कई सारे लोग हैं जो हमारे इन्वेस्टर, तो सबने सपोर्ट किया है हमको अलग-अलग लेवल पे। हमारे एक यूएस के इन्वेस्टर हैं बाला, उन्होंने वो इस राउंड में काफ़ी सपोर्ट किया है। तो सबने अपना-अपना पर्सपेक्टिव दिया। हमने कई सारी चीज़ें, हो सकता है हमने गलतियाँ की हों, जो हमको सही लगती हों, उन्होंने बताया कि नहीं ये कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। तो एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन हमने इवॉल्व हुए हैं और हमने कई सारी चीज़ें सीखी और कई सारी चीज़ें हम और बेटर करते जा रहे हैं। तो हमारा, जैसे कि हमने कहा, 8 शोरूम हो गए हैं और इस अ, होली तक हमारा प्लान है कि अप्रैल तक हमारा कुछ नहीं तो 25 से 30 शोरूम और हों। तो हमारा ये है टारगेट कि हम साउथ, वेस्ट और नॉर्थ में एटलीस्ट हर मेजर सिटी में अवेलेबल हों। तो ये कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो या फिर जो सब कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो? नहीं, हमारे कई सारी चीज़ें हैं जो हमारा खुद का पेटेंट है। चाहे जैसे कि हम सबसे पहली कंपनी थे जिसने मोटर बनाना इन हाउस स्टार्ट किया था। ऑटोमोटिव में मोटर बनाना हमने पूरा डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग हमारा इन हाउस है। उसके अलावा हमने टाई अप किया आईआईटी इंदौर से। हमने एक मटेरियल डेवलप किया केमिकल, जो आपकी बैटरीज़ को कूल रखता है और फायर लगने से, मतलब फायर कैचिंग से बचाता है मेजरली। इट्स फायर रिटार्डेंट इन नेचर। और उसके अलावा कई सारी चीज़ें इन हाउस हम डेवलप कर रहे हैं। बीएमएस हमारा खुद का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे सीपीयू होता है कंप्यूटर का, वो हमारा इन हाउस डेवलपमेंट, और कई सारी नई और डेवलपमेंट्स चल रही है जो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे। बट हमारी टीम का फोकस पहले दिन से रहा है कि आर-एन-डी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़, और वो हमेशा रहेगा, चाहे हम टू व्हीलर में हो, चाहे किसी और डोमेन में काम कर रहे हों। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है आपकी? हमारी मैन्युफैक्चरिंग कृष्णागिरी में है, होसूर से कुछ 40 किलोमीटर आगे है, हाईवे पे ही है। 2 लाख स्क्वायर फीट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और वहाँ पे हम मोटर, बैटरी पैक्स और व्हीकल तीनों मैन्युफैक्चर करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में कुछ बताएँगे? मतलब गवर्नमेंट आपको किस तरह से सपोर्ट कर रही है? जी। गवर्नमेंट की एक सब्सिडी थी, फेम 2 जिसको कहते थे। फेम 2 गवर्नमेंट की सब्सिडी थी कि जो कस्टमर्स व्हीकल खरीदते हैं, उनके लिए सब्सिडी मिलती थी। वो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग सब्सिडी थी। अभी वो सब्सिडी खत्म हुई, उसके बाद ईएमपीएस करके एक सब्सिडी आई थी। उसके बाद अभी अ, 30th ऑफ सितंबर को लॉन्च हुई पीएम ई ड्राइव सब्सिडी। इसमें कस्टमर को 10,000 रुपए टू व्हीलर में सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, और वो आपको कूपन जनरेट होगा। वो गवर्नमेंट का पूरा प्रोसेस है। तो वो कई मायनों में पहले की पॉलिसीज़ से बेटर है। कई पहले की पॉलिसीज़ में आपको कई सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते थे, डीलर को, फिर मैन्युफैक्चरर जो है उसको, और कई बार इधर-उधर प्रॉब्लम्स हो जाती थी मिसमैच डॉक्यूमेंट से, जिसकी वजह से कभी ओईएम को नुकसान उठाना पड़ता था, कभी डीलर को, और कभी कस्टमर कस्टमर को तो खैर नहीं होता था, बट डीलर और ओईएम को। बट जो नया फॉर्मेट या नया प्रोसेस है, उसकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम्स जो हैं अवॉइड की जा सकती हैं। और गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ गाड़ी बिके इस पे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी है।
तो गवर्नमेंट अभी फ़ोकस कर रही है कि चार्जिंग इंफ्रा कैसे और बढ़ाया जा सके, क्योंकि लोगों के मन में ये होता है, वो चिकन और एग्स की, मुर्गी पहले आया, अंडा पहले आया, वो कहानी है कि चार्जिंग स्टेशन पहले हो या व्हीकल पहले हो। राइट। तो गवर्नमेंट अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फ़ोकस कर रही है, उसके अलावा बसेस पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एम्बुलेंस पे, ट्रक्स पे, इस पे भी गवर्नमेंट फ़ोकस करेगी। जितना हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उस पे है, उतना कम किया जा सके, और गवर्नमेंट का फ़ोकस है और काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की। उसके अलावा अलग-अलग स्टेट की अपनी अलग सब्सिडीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को और प्रमोट किया जाए। और इसमें आईओटी इंटीग्रेशन का क्या रोल है सिंपल वन के अंदर? तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक 7 इंच टच स्क्रीन के साथ आता है। तो आपका जो, जैसे आपका फ़ोन होता है, वैसे फ़ोन इंटीग्रेटेड है, उसमें मैप्स है, जिसमें आपके कॉल के नोटिफ़िकेशंस आते हैं, प्लस रियल टाइम डेटा आपका जो है वो क्लाउड से सिंक होता है। तो अगर लेट्स से अगर आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता कहीं चोरी हो जाती है, तो आप ट्रैक कर सकते हो। हाँ, ऑफ़ कोर्स उसके लिए डेटा प्राइवेसी के रूल्स हैं, सारी चीज़ें जो हम फ़ॉलो करते हैं। अगर आप हमको अलाउ करते हो, तो ही हम वो डेटा आपको आपको व्हीकल को ट्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम उसको डिसेबल कर सकते हैं व्हीकल को। एक जियो फेंसिंग हो गया, कई सारे नए फीचर्स हैं जो आप एडिशनली आपको एज़ अ कस्टमर मिलते हैं, जो आपको ट्रेडिशनल आईसी इंजन में नहीं मिलते हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस और बेटर होता है। तो अभी आप खुद भी इन्वेस्टिंग करना चालू कर दिया आपने? इन्वेस्टिंग, हाँ, मतलब जो भी थोड़ा बहुत अगर कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि अगर कोई स्टार्टअप है या अगर कोई बहुत इनिशियल लेवल पे अगर मेरे थोड़े कंट्रीब्यूशन से अगर कुछ हेल्प होती है किसी की, तो मैं डेफ़िनिटली करना चाहूँगा। तो आपने स्टार्ट कर दिया अभी ऑलरेडी। जी। तो कैसा लग रहा है आपको इन्वेस्टर बन के? अच्छा लग रहा है, मतलब अभी एक ही कंपनी में इन्वेस्ट किया है, हाँ। तो दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। तो हाँ। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 5 से 6 साल में, वो उनको मैं बताता हूँ कि भाई ऐसी-ऐसी सारी चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। और वो भी 22-23 साल के ही थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था। 2 साल हो गए उनको भी, 25-26 साल हो गए। बट हाँ, अच्छा कर रहे हैं वो भी। पर अब तो जैसे मान लो आपका सब कुछ सेटअप हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो गई है, मार्केटिंग सेटअप है, डिस्ट्रीब्यूटर सेटअप है, तो अब क्या मिशन विज़न रहा आपका? नहीं, मिशन विज़न एक सिर्फ़ एक प्रोडक्ट नहीं है या एक सिटी नहीं है। हमको इंडिया, जहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन है, 150 करोड़ लोग हैं, उन तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना है कि हर एक सिटी में हमारा प्रोडक्ट हो और हर कोई क्लीन मोबिलिटी की तरफ मूव करे। मतलब आईसी इंजन तो लोग सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं, बट अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग मूव करें, हमारा ये पैशन और ये विज़न है। और सिर्फ़ एक प्रोडक्ट तो अभी आया है, अभी कई सारे प्रोडक्ट जो हमारे डेवलपमेंट में हैं, जाने वाले टाइम में और लोगों के लिए आएँगे, मतलब अलग-अलग यूज़ केसेस में। हो सकता है बाइक भी आए, एक थोड़ा-सा अफोर्डेबल स्कूटर होगा, वो सारी चीज़ों पे ऑलरेडी काम चल रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको सबसे बड़ी क्या लर्निंग मिली है? सबसे वैसे तो अभी आपके 6 साल ही हुए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। जी, बिल्कुल 6 साल में मैंने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी टीम सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके पास सही टीम है, तो आपके पास चैलेंजेस आएँगे, आप उनको ओवरकम कर लोगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। और टीम में इट्स नॉट ओनली एम्प्लॉइज़, ऑल्सो योर इन्वेस्टर्स, वेंडर्स एंड हूएवर सपोर्ट्स यू। तो वो आपकी टीम सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बाकी चीज़ें अगर टीम अच्छी है, तो आप बाकी चीज़ें सब कुछ सॉल्व कर ले जाओगे। इससे मेरे 2 लास्ट सवाल है आपसे। जो पहला सवाल ये है कि मतलब कस्टमर सर्विस के लिए कैसे करेंगे आप? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आपको यहीं आएगा। जी। कस्टमर सर्विस पे हमारा फ़ोकस है, जहाँ भी हमारा एक सेल्स पॉइंट होगा, वहाँ सर्विस पॉइंट भी होगा। और जितने हमने एक फ़ॉर्मूला बना रखा है कि जितने व्हीकल सेल्स होंगे, उस पे कितने रैम्प्स होने चाहिए सर्विस के लिए, और जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से हम फ़ॉलो कर रहे हैं। तो हमने मेक श्योर किया कि जहाँ भी हमारी एक भी गाड़ी होती है, वहाँ सर्विस सेंटर होना चाहिए। तो जैसे कि ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्विसिंग प्रोडक्ट्स है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सर्विस थोड़ा कम होती है, क्योंकि उतने मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। बट हमने मेक श्योर किया है कि सर्विस की वजह से किसी का एक्सपीरियंस ना हैम्पर हो। और फ्यूचर एक्सपेंशन क्या प्लान है आपके? फ्यूचर एक्सपेंशन, हमारे मल्टीपल सिटीज़ जितने हमारे कस्टमर्स हैं प्री बुक्ड, उनको सबसे पहले हमें गाड़ी पहुँचाना है। उसके अलावा जो और नए कस्टमर्स हैं, उनको हमको ऐड करते जाना है। तो हमने जैसे कि 8 शोरूम्स खोल लिए हैं। उसके अलावा मार्च एंड तक हमारी टारगेट है कि 25 से 30 शोरूम और हों। तो जितने ज़्यादा सिटीज़ में हम जाएँगे, उतने ज़्यादा कस्टमर्स को हम सर्विस कर पाएँगे, हमारे प्रोडक्ट लोगों को डिलीवर कर पाएँगे और कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेटर होगा। और कोई एक मैसेज एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपकी तरफ से? अ, कोई ऐसा मैसेज नहीं है, मतलब हर किसी के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। बट अगर जो आपकी टीम अगर आपके साथ है और आपके जितने चैलेंजेस हैं वो सारे सॉल्व होते जाएँगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप टीम को अपने साथ रखो, और जितने चैलेंजेस हैं उनके साथ आप शेयर करो। हो सकता है कई सारी प्रॉब्लम हो जो आपको लगता है कि आप सबको नहीं बता सकते, बट आप उनको बताओगे तो वो समझेंगे। क्योंकि हमने जब अपनी टीम स्टार्ट की थी, जैसे मैंने बताया, ऑलमोस्ट 1.5 साल तक हमने किसी को एक भी पैसा नहीं दे पाए थे, क्योंकि हमारे पास पैसे थे नहीं, हमने कैपिटल रेज़ नहीं किया था। स्टिल वो लोग हमारे साथ 1.5 साल तक रुके रहे विदाउट एनी सैलरीज़, घर से दूर पीजी का किराया देते हुए, अपने अलग खर्चे उठाते हुए, और आज हम यहाँ पे हैं।
तो अगर आप टीम आपके साथ रहेगी तो आप सारे चैलेंजेस ओवरकम कर लोगे। तो ऐसा क्या दिया आपने जिसकी वजह से वो आपके साथ थे? हमने ऐसा कुछ नहीं दिया, हमने सिर्फ बताया कि ये हमारा विज़न है, ये हमारा ड्रीम है। और जो भी सारी चीज़ें थी हमने उनको सच-सच बताया, सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स थी हमने बताया और उन्होंने बिलीव किया। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जब हमने हमने इन्वेस्टमेंट भी रेज़ किया था पहला, तो हम लोग सिर्फ 6-7 लोग थे जो कॉलेज से निकले थे, हमारा कोई ऐसा ऑटोमोटिव बैकग्राउंड नहीं था और हम कुछ ऐसा करने जा रहे थे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर किसी इंडस्ट्री में इंडिया में तो नहीं हुआ था। तो फिर भी इन्वेस्टर्स ने हम पे बिलीव किया और हमने प्रोडक्ट बनाया और आज हम क कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। माय प्लेज़र। एंड काफ़ी अच्छा लगा, पूरा ईवी इलेक्ट्रिक मार्केट को समझ में आया आज। आई होप ऑडियंस को भी समझ में आएगा। एंड जो लोग सर को रीच आउट करना चाहते हैं, इनको लिंक्डइन में मैसेज करें, ये आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। बिल्कुल, डेफ़िनेटली जिस भी कैपेसिटी में मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच यू, श्रीत सर। थैंक यू, थैंक यू।